नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, सॉग्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जेंडर स्टडीज, बैग्स, सेमेस्टर 2, भड़ला 136 हिंदी भाषा, लेखन कौशल, खंड 1 व्यावहारिक हिंदी और लेखन, इकाई 4 समाचार लेखन और संपादकीय, 4.0 उद्देश्य। इस इकाई में आपको समाचार और संपादकीय लेखन की विशेषताओं से परिचित कराया जा रहा है। इकाई को पढ़ने के बाद आप समाचार और संपादकीय का तात्पर्य बता सकेंगे। समाचार कैसे एकत्र किया जाता है, इसका वर्णन कर सकेंगे। समाचार लेखन कर सकेंगे। समाचारों का संपादन कर सकेंगे और उनके उचित शीर्षक दे सकेंगे। संपादकीय लिखने की मुख्य विशेषताएं बता सकेंगे और समाचार और संपादकीय में प्रयुक्त भाषा की विशेषताएं बता सकेंगे। 4. एक प्रस्तावना। यह खंड हिंदी भाषा के व्यावहारिक उपयोग से संबंधित है। इससे पहले की इकाई में आपने सरकारी पत्राचार के बारे में अध्ययन किया था। इस इकाई में हम आपको समाचार पत्रों में समाचार लेखन और संपादकीय के बारे में बताएंगे। इस इकाई के अध्ययन से आपको समाचार पत्रों में छपे विभिन्न समाचारों और संपादकीय के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिलेगी। आप सभी समाचार पत्र अवश्य पढ़ते होंगे। समाचार पत्र से आपको तरह तरह की सूचनाएं मिलती हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, खेलकूद और जीवन के अन्य क्षेत्रों से संबंधित कई तरह के समाचार हम रोज पढ़ते हैं। अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका में क्या घटित हो रहा है? हमारे अपने देश के सुदूर गांवों में क्या घटित हो रहा है? देश के आर्थिक हालात कैसे हैं? महंगाई कितनी बढ़ी है? रोजगार के कितने अवसर हैं? देश में कौन-कौन सी समस्याएं हैं? शहर में कौन-कौन सी फिल्में चल रही हैं? इस तरह की सभी जानकारियां हमें अखबारों से मिलती हैं। आपके मन में यह जिज्ञासा जरूर पैदा होती होगी कि आखिर विविध तरह के समाचार दूर-दराज के क्षेत्रों से कैसे एकत्र किए जाते हैं। फिर जो सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं, उनको समाचार किस तरह से बनाया जाता है। आप में से कुछ इस प्रक्रिया से परिचित होंगे, लेकिन हम आपको समाचार लेखन और संपादकीय के बारे में व्यावहारिक जानकारी देंगे ताकि आप स्वयं समझ सकें कि समाचार लेखन संपादकीय क्या है। आगे कभी आप पत्रकारिता को व्यवसाय के रूप में चुनें तो आपका सामान्य ज्ञान इतना अवश्य हो कि आपको ज्ञान और लेखन कौशल बढ़ाने में कठिनाई न हो। 4.2 समाचार क्या है? हममें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे रेडियो, टेलीविजन या समाचार पत्रों से समाचार जानने में दिलचस्पी न हो। रेडियो और टेलीविजन द्वारा समाचार पत्रों की अपेक्षा जल्दी मिलते हैं, लेकिन रेडियो और टेलीविजन पर समाचार का प्रसारण 10 से 20 मिनट की अवधि के लिए ही होता है। इन प्रसारणों से हमें मुख्य घटनाओं की संक्षिप्त जानकारी तो अवश्य प्राप्त हो जाती है, लेकिन उनका विस्तृत विवरण समाचार पत्रों से ही मिलता है। आम तौर पर हिंदी के समाचार पत्र 8 से 10 पृष्ठ के होते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या 20 तक होती है। इन समाचार पत्रों में कई क्षेत्रों के समाचार नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। प्रायः सभी अखबार खेलकूद और वाणिज्यिक समाचारों के लिए एक-एक पृष्ठ अलग से देते हैं। इसी तरह सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों के लिए अलग से स्तंभ होते हैं, जिनमें ऐसी मुख्य गतिविधियों की रिपोर्टिंग होती है। ये स्तंभ दैनिक भी हो सकते हैं और साप्ताहिक भी। समाचार पत्रों में बीच का पृष्ठ संपादकीय पृष्ठ के रूप में रखा जाता है, जिसमें सामयिक गतिविधियों पर संपादकीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाली टिप्पणियों और विभिन्न विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं। इसी पृष्ठ पर पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं, जिनमें वे समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री, समाचार,
संपादकीय और लेखों पर अपनी राय का इजहार करते हैं या अपने आसपास की समस्याओं पर संबंधित पक्ष या समाज का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। आम तौर पर सभी अखबार रविवार को विशेष परिशिष्ट निकालते हैं, जिसमें साहित्यिक रचनाएं, बच्चों, महिलाओं के लिए विशेष पठन सामग्री तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामग्री दी जाती है। समाचार पत्रों का एक महत्वपूर्ण अंग है विज्ञापन। विभिन्न तरह के विज्ञापनों से भी पाठकों को विविध प्रकार की उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। समाचार पत्र समाचार को उनके महत्व के अनुसार जगह प्रदान करते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण समाचार को पहले पृष्ठ पर सबसे ऊपर के भाग में मोटे अक्षरों में शीर्षक देकर प्रकाशित किया जाता है ताकि समाचार पढ़ने वालों का ध्यान उस पर तत्काल चला जाए। इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को भी पहले पृष्ठ पर जगह दी जाती है। कम महत्वपूर्ण समाचारों को अंदर के पृष्ठों पर और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े समाचारों को उनके लिए निर्धारित पृष्ठों पर प्रकाशित किया जाता है। इस तरह समाचार पत्र के पूरे कलेवर में विविधता और व्यवस्था दोनों होती है। लगातार समाचार पढ़ने से हम अखबारों की इस आंतरिक व्यवस्था से परिचित हो जाते हैं और तब हमें इच्छित समाचार ढूंढने में वक्त नहीं लगता। यह व्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी की रुचि सभी तरह के समाचारों में नहीं होती। खास खबरें जानने के बाद पाठक आम तौर पर अपनी रुचि और जरूरत के क्षेत्र की जानकारी विस्तार से प्राप्त करना चाहता है। समाचार पत्र का मुख्य कलेवर समाचारों से बनता है। समाचार की सैद्धांतिक चर्चा करने के बजाय हम ठोस उदाहरणों को सामने रखकर इस समझेंगे। संपादकीय से क्या तात्पर्य है, इसकी भी चर्चा हम आगे के पृष्ठों में करेंगे। 4.2 समाचार। आपने थोड़े दिनों पहले समाचार पत्रों में कानपुर की 3 बहनों के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। ये तीनों लड़कियां कुंवारी थीं और इनके पिता पर्याप्त दहेज न दे पाने के कारण उनकी शादियां करने में असमर्थ थे। जब आपने अखबारों में इस समाचार को पढ़ा होगा तो आपको कुछ सूचनाएं मिली। एक साथ 3 लड़कियों की आत्महत्या हमारे सामाजिक पतन की द्योतक थी। दहेज के कारण हुई यह भयावह घटना हमारे लिए एक सबक की तरह थी और इसी कारण उसका महत्व था। वस्तुतः समाचार में देश विदेश में घटी घटनाओं या गतिविधियों की सूचनाएं होती है जिनका सार्वजनिक महत्व होता है और जिनके द्वारा हम उस घटना या गतिविधि की आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे हम अपनी राय बनाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस संबंध में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से क्रियाशील भी होते हैं। नीचे हम दैनिक जागरण से एक समाचार दे रहे हैं। इसे पढ़िए और समझिए कि यह समाचार कैसे है। भारत चीन में कूटनीतिक जंग तेज। सिक्किम सीमा पर तनातनी के बीच जेटली के बयानों से बौखलाए बीजिंग ने कहा, वह भी 1962 का चीन नहीं। जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और चीन में सिक्किम से लगी सीमा पर जारी तनातनी के बीच कूटनीतिक जंग तेज हो गई है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीजिंग की दबंगई का माकूल जवाब देने के बेबाक बयान से बौखलाए चीन ने कहा कि वह भी 1962 का चीन नहीं है। इतना ही नहीं, चीन ने सिक्किम सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती को भारत की पिछली सरकारों के रुख से अलग धोखा करार देते हुए भारत से अपने सैनिकों को हटाने की मांग की है। चीन के इतने तल्ख बयानों के बावजूद भारत ने सिक्किम सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को पीछे हटाने का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को बीजिंग में कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री ने ठीक कहा है कि यह 1962 का नहीं 2017 का भारत है। तो हम भी 1962 का नहीं 2017 के चीन हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस जवाबी बयान के जरिए भारत के मुकाबले अपनी बड़ी सामरिक और आर्थिक ताकत होने का संदेश देने की कोशिश की है।
जेटली ने 2 दिन पहले डोकलाम सीमा पर तनातनी में चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने की भारतीय सैनिकों की कार्रवाई और चीन के इतिहास से सबक सीखने के बयान पर कहा था कि यह 1962 के युद्ध के समय का नहीं, 2017 का भारत है और इस बात को समझना होगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि डोकलाम क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की तैनाती ब्रिटिश काल में 1890 में हुई संधि का उल्लंघन है। बीजिंग के मुताबिक यह इलाका चीन का है और भारतीय सैनिक यहां घुस आए हैं। चीन के मुताबिक सिक्किम क्षेत्र में सीमा निर्धारण पूरी तरह स्पष्ट है। चीन ने डोकलाम क्षेत्र में अपने सैनिकों की तैनाती के लिए भूटान की आड़ लेने का भी आरोप लगाया। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए वह जरूरी कदम उठाएगा। चीन युद्ध के लिए भी तैयार रहा। सिक्किम सीमा पर भारत के कड़े तेवरों पर चीनी बौखलाहट का संकेत इससे पहले चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दे दिया था। इस सीमा विवाद को लेकर प्रकाशित अपने लेख में ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अपनी सरहदों की रक्षा के लिए चीन युद्ध की हद तक जाने को भी तैयार है। इस अखबार में प्रकाशित लेख को चीन सरकार का नजरिया माना जाता है। इस तल्खी के बीच लेख में दोनों देशों के बीच जंग के बजाय मसलों को सुलझाने के लिए आपसी बातचीत की पैरोकारी भी की गई है। साथ ही अमेरिका की तरफ साफ इशारा करते हुए कहा गया है कि दोनों देशों के विवाद में किसी तीसरे को फायदा उठाने को मौका नहीं मिलना चाहिए। दैनिक जागरण के 4 जुलाई 2017 के अंक में मुखपृष्ठ पर छपे इस समाचार पर ध्यान दीजिए। यह भारत और चीन दोनों के लिए सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस समाचार को महत्व देकर विस्तार से छापा गया था। भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद दोनों देशों के लिए अहम कूटनीतिक समस्या है। पिछले कुछ दिनों से अपनी सामरिक और साम्राज्यवादी मानसिकता के कारण चीन ने भारतीय सीमा से सटे हुए अपने क्षेत्रों और विवादित भूमि पर अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने भी इन क्षेत्रों में अपनी सेना को तैनात कर दिया। चीन ने इसका कड़ा विरोध करते हुए भारत को अपना कदम पीछे खींच लेने का संदेश दिया। चीन का बयान ही समाचार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। समाचार को विस्तार से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि समाचार में केवल चीन के बयान की ही सूचना नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी हुई कई अन्य सूचनाएं भी हैं। जैसे भारत और चीन के मध्य 1962 का युद्ध, सीमा विवाद के संबंध में ब्रिटिश काल में 1890 में हुई संधि का उल्लेख इत्यादि। चीन की गतिविधियों और बयानबाजी पर भारतीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली द्वारा माकूल जवाब देने की घोषणा तथा चीनी मीडिया द्वारा भारत के कड़े तेवरों पर चीन की बौखलाहट और युद्ध की हद तक जाने की खबरों की सूचना इस समाचार में समाहित है। ये सूचनाएं हमें समाचार की पूरी तस्वीर दिखाने के साथ ही स्थिति की गंभीरता से भी अवगत कराती हैं। मान लीजिए समाचार सिर्फ इतना होता कि चीन ने भारतीय रक्षा मंत्री के बयान का कड़ा जवाब दिया और शेष जानकारियां नहीं होती, तो यह समाचार अधूरा होता। हो सकता है दूरदर्शन और आकाशवाणी पर इतनी ही सूचना दी गई हो, लेकिन समाचार पत्र में दिए गए समाचार से हमें घटना की विस्तृत जानकारी मिलती है। 4 फरवरी 2002 समाचार से प्राप्त जानकारियां। हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि समाचार में पर्याप्त जानकारी से क्या तात्पर्य है और इसे जांचने का तरीका क्या है। कोई भी सूचना पूर्ण समाचार तब बनती है जब उसमें निम्नलिखित तत्व उपस्थित हों। 1. कौन सी घटना या गतिविधि हुई? 2. घटना में क्या हुआ? 3. घटना कहाँ हुई? 4. घटना कब हुई? 5. घटना क्यों हुई? अब ऊपर के समाचार को ही उपर्युक्त बातों के आधार पर जांच कर देखें। 1. कौन सी घटना या गतिविधि हुई? इसका उत्तर है
भारत चीन के मध्य कूटनीतिक जंग तेज हुई। 2. घटना में क्या हुआ? उत्तरा भारतीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीजिंग की दबंगई का माकूल जवाब देने के बयान से बौखलाए चीन ने कड़ा प्रतिवाद किया। 3. घटना कब हुई? उत्तर, समाचार प्रकाशन की तिथि 4 जुलाई से एक दिन पूर्व यानी 3 जुलाई 2017 को चीन का बयान आया। 4. घटना कहाँ हुई? उत्तर, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान बीजिंग से आया है। 5. घटना क्यों हुई? इसका उत्तर समाचार में विस्तार से दिया गया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पुराना है। पिछले कुछ दिनों में सीमा पर बढ़ रही सैन्य गतिविधियों ने इसे पुनः उभार दिया है। इस प्रकार उपर्युक्त समाचार हमारी मुख्य जिज्ञासाओं का उत्तर देता है। इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर हमें समाचार के प्रारंभ में ही दे दिए जाते हैं। समाचार में उस स्थान का उल्लेख प्रारंभ में ही अवश्य कर दिया जाता है जहां घटना घटित होती है या जहां से घटना की सूचना को एकत्र किया जाता है। चीन का बयान बीजिंग स्थित विदेश मंत्रालय से जारी किया, किंतु समाचार पत्र ने इसे नई दिल्ली से एकत्र किया। इसलिए आरंभ में जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली लिखने के साथ ही दूसरे पैराग्राफ में बयान जारी करने के स्थान बीजिंग का भी उल्लेख कर दिया गया है। इस पैराग्राफ में बयान जारी करने के दिन का भी उल्लेख है। अगर कोई घटना घटने के कुछ दिन बाद समाचार के रूप में प्रकाशित होती है तो उसका उल्लेख भी समाचार में कर दिया जाता है, अन्यथा घटना की तारीख और समाचार जारी होने की तारीख एक ही होती है। अब प्रश्न यह है कि समाचार पत्रों को सूचनाएं प्राप्त कैसे होती हैं और जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं क्या वे उन्हें उसी रूप में प्रकाशित कर देते हैं या उसमें फेरबदल करते हैं? अगर फेरबदल करते हैं तो उसका आधार क्या है? 4 फरवरी 2003 समाचार प्राप्ति के स्रोत। प्रत्येक समाचार पत्र के पास समाचार प्राप्त करने के 3 स्रोत होते हैं। 1. समाचार एजेंसियां। 2. पत्र के संवाददाता। 3. सरकारी विज्ञप्तियां। समाचार एजेंसियां। आपने भारत चीन की कूटनीतिक जंग के उपर्युक्त समाचार के आरंभ में जागरण ब्यूरो लिखा देखा होगा। समाचार पत्र समाचार के आरंभ में उसके प्राप्त करने के स्रोत का हवाला अवश्य देता है। अगर यह खबर भारत से सीधे संबंधित न होती या किसी ऐसे क्षेत्र की होती जहां जागरण के संवाददाताओं की पहुंच न होती तो इसमें जागरण ब्यूरो की जगह एजेंसियां या संबंधित एजेंसी का नाम लिखा होता। दुनिया में कई समाचार एजेंसियां हैं जिनका काम ही है दुनिया के विभिन्न हिस्सों से समाचार एकत्र करना और उन्हें समाचार पत्रों तक पहुंचाना। समाचार एजेंसियों या संवाद समितियों के अपने संवाददाता और कार्यालय होते हैं जो समाचार एकत्र करते हैं। इन समाचारों को फिर वे टेलीप्रिंटर, दूरमुद्रक, टेलीग्राम, तार या टेलीफोन द्वारा मुख्य कार्यालय तक भेजते हैं। वहां इन समाचारों का संपादन होता है और उसके बाद इन समाचारों को टेलीप्रिंटर, दूरमुद्रक द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों को भेज दिया जाता है। टेलीप्रिंटर वह यंत्र है जिसके द्वारा समाचार टंकित रूप में प्रेषित किए जाते हैं और प्राप्त होते हैं। समाचार पत्र भी समाचार एजेंसियों से प्राप्त समाचार को ठीक उसी रूप में प्रकाशित नहीं करते बल्कि उन्हें संपादित करके प्रकाशित करते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि वे एजेंसियों द्वारा प्राप्त सभी समाचारों को प्रकाशित करें। समाचार के लिए सूचनाओं का चयन और समाचार का संपादन उसके सार्वजनिक महत्व की दृष्टि से होता है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भाषा की 2 मुख्य समाचार एजेंसियां हैं जो अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में संवाद समितियां चलाती हैं। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूनी वार्ता के नाम से तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भाषा के नाम से हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद समितियां चलाती हैं।
समाचार पत्र के संवाददाता समाचार पत्रों द्वारा समाचार प्राप्त करने का दूसरा महत्वपूर्ण जरिया है। उनके अपने संवाददाता जो विभिन्न स्थानों पर स्वयं जाकर सूचनाएं एकत्र करते हैं और उन्हें समाचार का रूप देकर अपने पत्र को प्रेषित करते हैं। ऐसे स्रोत के लिए वे समाचार के आरंभ में जनसत्ता या जो भी पत्र का नाम हो, संवाददाता या निज संवाददाता आदि लिख देते हैं। कई बार संवाददाता के नाम का उल्लेख भी किया जाता है। ये संवाददाता विभिन्न लोगों से मिलकर और स्थिति का स्वयं जायजा लेकर समाचार बनाते हैं। जैसे दुर्घटनाओं के लिए अस्पताल, अपराधों के लिए पुलिस आदि से संपर्क करके वे समाचार एकत्र करते हैं। सरकारी विज्ञप्तियां। समाचारों का तीसरा मुख्य स्रोत सरकारी विज्ञप्तियां हैं, जो सरकार या संस्थाएं प्रकाशन के लिए समय समय पर जारी करती हैं। समाचार पत्र इन विज्ञप्तियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को समाचार का रूप देकर उनके महत्व के अनुसार प्रकाशित करते हैं। अब तक हमने जो अध्ययन किया है उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि समाचार क्या है, उससे हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, समाचार कैसे एकत्र किए जाते हैं और हम तक कैसे पहुंचते हैं, समाचार कैसे लिखा जाता है और समाचार एजेंसियों या विज्ञप्तियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं और समाचारों को कैसे संपादित किया जाता है। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। 4.3 समाचार लेखन और संपादन। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को समाचार का रूप देना समाचार लेखन का मुख्य काम है। अगर सूचनाएं समाचार रूप में ही प्राप्त होती हैं, तो उन्हें समाचार पत्र की नीति तथा पाठकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार संपादित करना होता है। किसी भी सूचना को समाचार का रूप तब प्राप्त होता है जब उसका सार्वजनिक स्वरूप होता है, अर्थात लोग उस सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कोई समाचार केवल सूचनाओं का संकलन नहीं होता। समाचार पत्र सूचना रूपी तथ्यों को ठीक उसी रूप में ही प्रस्तुत नहीं करते बल्कि अपने दृष्टिकोण के अनुसार किंचित व्याख्या और पहले से उपलब्ध तथ्यों को जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। यह अवश्य है कि समाचार पत्रों को तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करने या झूठी और कपोलकल्पित बातों को समाचार बनाकर रखने का अधिकार नहीं है। समाचार बनाने के लिए वे सभी उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करें, वह भी आवश्यक नहीं है। समाचार लिखने से पहले पत्रकार को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके समाचार से सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लिखने का अधिकार है। उसका दृष्टिकोण राष्ट्र और समाज के व्यापक हित से संचालित होना चाहिए। उसके किसी समाचार या रिपोर्ट से धार्मिक, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, जातिवादी और भाषाई द्वेष बढ़ता है तो उसका यह कार्य अनुचित कहा जाएगा। मान लीजिए किसी क्षेत्र में दंगा हो जाता है। उस दंगे में एक विशेष संप्रदाय के 5 लोग मारे जाते हैं। अगर समाचार पत्र में यह सूचना इस रूप में प्रकाशित हो कि क संप्रदाय की उग्र भीड़ ने ख संप्रदाय के 5 लोगों को मार डाला, तो यह समाचार सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने वाला माना जाएगा। हो सकता है कि इस समाचार को पढ़कर ख संप्रदाय के लोग किसी अन्य स्थान पर क संप्रदाय के लोगों पर हमला करें। इस तरह यह आग दूर दूर तक फैल सकती है। इसलिए प्रश्न तथ्य का ही नहीं है, तथ्य को प्रस्तुत करने वाली दृष्टि का भी है। विचारधारा के स्तर पर समाचार पत्र या संवाददाता की कोई दृष्टि हो सकती है, लेकिन अपने व्यापक अर्थों में वह राष्ट्र और समाज के हित में हो। इन आधारभूत बातों का समाचार लेखन से पहले अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम विचार करेंगे कि समाचार कैसे लिखा जाता है। 4 मार्च 2001 समाचार लेखन का आरंभ। किसी भी समाचार के मुख्य 3 हिस्से होते हैं। 1. शीर्षक। 2. इंट्रो या आमुख। 3. मुख्य कलेवर। समाचार का शीर्षक तो प्रायः समाचार बन जाने के बाद ही दिया जाता है, इसलिए हम भी उसकी चर्चा बाद में करेंगे। शीर्षक के बाद स्थान, समय और सूचना के स्रोत का उल्लेख किया जाता है।
इसके बाद समाचार आरंभ होता है। इस समाचार के दो हिस्से होते हैं, एक इंट्रो या लीड या आमुख और दूसरा समाचार का मुख्य कलेवर। इंट्रो या आमुखा प्रत्येक समाचार के आरंभ में 3-4 पंक्तियों में उस समाचार का सार दे दिया जाता है, जिसमें उस समाचार की मुख्य वस्तु का उल्लेख होता है। उदाहरण के लिए, भारत चीन वाले समाचार का प्रथम पैरा देखिए। भारत और चीन में सिक्किम से लगी सीमा पर जारी तनातनी के बीच कूटनीतिक जंग तेज हो गई है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीजिंग की दबंगई का माकूल जवाब देने के बेबाक बयान से बौखलाए चीन ने कहा कि वह भी 1962 का चीन नहीं है। इतना ही नहीं, चीन ने सिक्किम सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती को भारत की पिछली सरकारों के रुख से अलग धोखा करार देते हुए भारत से अपने सैनिकों को हटाने की मांग की है। चीन के इतने तल्ख बयानों के बावजूद भारत ने सिक्किम सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को पीछे हटाने का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया है। उपर्युक्त पैरा में उन 5 बातों को समेट लिया गया है जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, अर्थात कौन, क्या, कब, कहाँ और क्यों का जवाब इसमें मिल जाता है। समाचार के इस अंश को इंट्रो या लीड कहा जाता है। शेष समाचार इसी आमुख, इंट्रो का विस्तार होता है। समाचार लेखन में इंट्रो का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि समाचार की ये लीड पंक्तियां पाठक को संक्षेप में पूरी सूचना दे देती हैं। हो सकता है कुछ पाठकों को समाचार पूरा पढ़ने का अवसर न हो। वह इन आरंभिक पंक्तियों को पढ़कर ही समाचार का सार तत्व जान सकता है। अगर उसकी उत्सुकता बढ़ती है तो वह शेष समाचार भी पढ़ लेता है। आमुख लिखने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें घटना या गतिविधि के 5 पक्षों का उत्तर मिल जाए। अब हम कुछ दिए गए तथ्यों के आधार पर इंट्रो लिखने का प्रयास करेंगे। तथ्य: आए, दिल्ली में डेंगू फैला हुआ है। 2. डेंगू की चपेट में आने से और 9 लोगों की मौत हुई। 3. ये लोग 29 जुलाई को मरे। 4. अस्पतालों में डेंगू के कुल 386 मामले दर्ज हुए। वी इनमें से 214 को डेंगू था। अब इन्हें 5 आधारों कौन, क्या, कब, कहाँ और कैसे पर जांचिए। कौन सी घटना डेंगू फैला हुआ है? क्या हुआ? डेंगू से 9 लोग और मारे गए और 386 मामले दर्ज हुए। कब हुआ? 29 जुलाई को मरे। कहाँ हुआ? दिल्ली में। कैसे हुआ? डेंगू के प्रकोप से 386 मामले दर्ज हुए। दिए गए तथ्यों के आधार पर ऊपर की 5 बातों को शामिल करके हम आमुख लिख सकते हैं। नई दिल्ली, 29 जुलाई, एजेंसी का नाम, आज डेंगू से 9 और लोगों की जान गई। कुल 368 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद हमारे पास जो अन्य तथ्य उपलब्ध हों, उनको समेटते हुए हम पूरा समाचार बना सकते हैं। समाचार की निरंतरता: बहुत से समाचारों में एक तरह की निरंतरता होती है। समाचार के आरंभ में उस निरंतरता का उल्लेख करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए एक प्रकाशित समाचार देखें, गुजरात में पुलिस हड़ताल खत्म। इस समाचार के आरंभ में लिखा था, गुजरात पुलिस की 6 दिन पुरानी हड़ताल आज खत्म हो गई। ध्यान दीजिए, इस समाचार में निरंतरता का उल्लेख किया गया है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना समाचार न तो पूरा होता है न इसका महत्व स्थापित होता है। यह निरंतरता 6 दिन पुरानी में मौजूद है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि गुजरात पुलिस की हड़ताल आज खत्म हो गई और 6 दिन का उल्लेख नहीं होता और हड़ताल से संबंधित हमने किसी अन्य समाचार को पहले न पढ़ा हो तो हम समझ ही न पाएंगे कि गुजरात पुलिस कब हड़ताल पर गई। डेंगू के जिस समाचार का उल्लेख ऊपर किया गया है, उस समाचार की पहली पंक्ति थी, डेंगू फिलहाल काबू में आता नहीं दिखता।
इस पंक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि डेंगू का प्रकोप दिल्ली में कई दिनों से व्याप्त है और 9 लोगों का मरना उसी की एक कड़ी है। अगर हम इन दोनों समाचारों के लिए उससे पिछले दिनों के अखबार देखें, तो समाचारों की निरंतरता स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। अतः समाचार के आरंभ में इस निरंतरता को ध्यान में रखना जरूरी है, अन्यथा हम न तो समाचार को स्पष्ट कर पाएंगे और न ही उसका महत्व स्थापित कर सकेंगे। 4 मार्च 2002 मुख्य कलेवर। समाचार का मुख्य कलेवर वह हिस्सा होता है जो आमुख के बाद विस्तार से लिखा जाता है। इसमें वे सारी सूचनाएं दी जाती हैं जो समाचार पत्र अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन संवाददाता द्वारा एकत्र की गई सूचनाएं या संवाद समितियों द्वारा प्राप्त समाचार में आवश्यकता से अधिक सूचनाएं हो सकती हैं। यह भी संभव है कि उनमें आपस में तारतम्य न हो। उनमें से कई सूचनाएं गैर जरूरी हों, कई सूचनाएं अधूरी हों। उन्हें समाचार का रूप देने के लिए उस क्षेत्र विशेष की जानकारी भी आवश्यक हो सकती है। इसलिए समाचार लेखन से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। 1. समाचार लेखन आरंभ करने से पहले आप अपने तथ्यों की अच्छी तरह से जांच कर लीजिए। अगर आपने स्वयं तथ्य इकट्ठे किए हैं, तो उनकी सत्यता जरूर जांच लें। अगर आपने किसी अन्य समाचार एजेंसी से समाचार प्राप्त किया है, तो उसका हवाला दीजिए। 2. समाचार लिखने से पहले उन सूचनाओं और तथ्यों को अलग कर दीजिए या काट दीजिए जो महत्वहीन हों। 3. बचे हुए तथ्यों में तारतम्य बैठाइए और उन्हें एक निश्चित क्रम दीजिए ताकि ठाइए और उन्हें एक समाचार पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। 4. इस पूरे समाचार के केंद्रीय मुद्दे या सबसे महत्वपूर्ण बात को चुनिए और उन्हें इंट्रोमू या सबसे महत्वपूर्ण बात को सुनी के रूप में लिखिए और इसी से शीर्षक बनाइए। 5. समाचार को निष्पक्ष होकर लिखिए। तथ्यों को तोड़िए मरोड़िए मत, परंतु समाचार पत्र की दृष्टि या अपने दृष्टिकोण के अनुसार उसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आपके समाचार पत्र की या आपकी अपनी अलग ऐसी पहचान बने जिसे आपको बरकरार रखना है। 6. समाचार को सरल और सबकी समझ में आ सकने वाली भाषा में लिखिए। क्योंकि लोग समाचार एकाग्र होकर पढ़े, यह जरूरी नहीं है। अब हम एक उदाहरण द्वारा स्वयं समाचार बनाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित सूचनाएं हमें एजेंसियों द्वारा प्राप्त हुई हैं, उन्हें समाचार का रूप देना है। 12 अगस्त को श्रीनगर से समाचार एजेंसियों द्वारा प्रेषित समाचार देखें। आए, कश्मीर के पुलवामा जिले में लश्कर-ए-तोयबा का 15 लाख का इनामी आतंकवादी अबू दुजाना मंगलवार को अपने स्थानीय साथी आरिफ लल्हारी सहित सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में मारा गया। अबू दुजाना दक्षिणी कश्मीर में लश्कर का डिवीजनल कमांडर था और पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित क्षेत्र के बाल्टिस्तान का रहने वाला था। सुरक्षाबलों को सोमवार रात पुलवामा के हाकरी पोरा गांव के एक घर में 2 से 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। पिछले कुछ महीने में सुरक्षाबलों ने दुजाना को मारने के लिए 12 से ज्यादा अभियान चलाए थे। इस पूरे अभियान में 2 आतंकी मारे गए और 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। 2. अबू दुजाना की सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में मौत के बाद कश्मीर के पुलवामा समेत वादी के विभिन्न हिस्सों में आतंकी समर्थकों व सुरक्षाबलों के बीच हिंसक झड़प हुई। इन हिंसक झड़पों में एक प्रदर्शनकारी की मौत और करीब 40 लोग जख्मी हुए हैं। हालात को देखते हुए श्रीनगर, शोपियां, हंदवाड़ा, अनंतनाग समेत अनेक इलाकों में स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। 3. दुजाना की मौत के बाद घाटी में भड़की हिंसा के चलते बनिहाल बारामूला रेल सेवा को बंद कर दिया गया है। सुरक्षाबलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। 4.
पुलवामा के हाकरीपोरा गांव में आतंकियों के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा के बीच कुछ युवकों ने पुलवामा में सुरक्षाबलों के साथ मारपीट करते हुए उनके हथियार छीनने का प्रयास किया। इस दौरान गोली लगने से फिरदौसा नामक युवक की मौत हो गई। अब हम उक्त सूचनाओं से अखबार के लिए समाचार बनाएंगे। ये समाचार हमें 12 अगस्त को प्राप्त हुए। इससे 24 घंटे पहले की घटनाओं का समाचार एक दिन पहले के समाचार पत्र में छप गया था। 12 अगस्त को उपर्युक्त सूचनाएं प्राप्त हुई। इन कार्रवाइयों का संबंध आतंकवाद से है। हमें समाचार श्रीनगर से प्राप्त हुए हैं, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे श्रीनगर 12 अगस्त एजेंसी का नाम। इसके बाद हम आमुख लिखेंगे। उपर्युक्त सूचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आतंक का 22 पर्याय बन चुके लश्कर कमांडर अबू दुजाना का मारा जाना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इस कार्रवाई के बाद आतंकी समर्थकों द्वारा सुरक्षाबलों के साथ हिंसक झड़पें करना। तीसरी महत्वपूर्ण बात है इन हिंसक प्रदर्शनों में एक व्यक्ति की मौत सहित 40 के करीब लोगों का घायल होना। वादी में स्कूल कॉलेज की बंदी, इंटरनेट सेवा और रेल सेवा पर रोक भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम इन तीनों बातों को समेटते हुए इंट्रो लिख सके तो हमारे समाचार का इंट्रो आकर्षक और महत्वपूर्ण होगा। इंट्रो। कश्मीर में सुरक्षाबलों के लिए 4 साल से सिरदर्द बना लश्कर का 15 लाख का इनामी आतंकी अबू दुजाना मंगलवार को पुलवामा में एक मुठभेड़ में स्थानीय साथी आरिफ लल्हारी सहित मारा गया। इस कार्रवाई के बाद आतंकी समर्थकों द्वारा सुरक्षाबलों के साथ हुई झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 40 के करीब लोग घायल हो गए हैं। अब इसके आगे उपलब्ध सूचनाओं को प्रस्तुत करना है। हमारे पास मुख्य घटना और उससे संबंधित घटनाओं के विभिन्न विवरण उपलब्ध हैं। आतंकवादी का मारा जाना मुख्य घटना है और उसके बाद शुरू हुई आतंकी समर्थकों और सुरक्षाबलों की हिंसक झड़पें संबंधित घटनाएं हैं। समाचार के मुख्य कलेवर के अंतर्गत इन दोनों का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। अगर विस्तृत समाचार प्रकाशित किया जाना हो तथा पर्याप्त जगह हो तो मुख्य कलेवर में हम तीसरी घटना का भी उल्लेख कर सकते हैं। कुछ सूचनाएं जो बहुत आवश्यक न हों, उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। अब सभी सूचनाओं को क्रम देते हुए सरल भाषा में प्रस्तुत करें। यह समाचार 12 अगस्त के समाचार पत्र में प्रकाशित होगा। समाचार श्रीनगर 12 अगस्त एजेंसी। कश्मीर में सुरक्षाबलों के लिए 4 साल से सिरदर्द बना लश्कर का 15 लाख का इनामी आतंकी अबू दुजाना मंगलवार को पुलवामा में एक मुठभेड़ में स्थानीय साथी आरिफ लल्हारी सहित मारा गया। दक्षिण कश्मीर में लश्कर का डिवीजनल कमांडर दुजाना गुलाम कश्मीर स्थित गिलगित के बाल्टिस्तान का रहने वाला था। पुलिस को सोमवार रात में कुल 3 आतंकियों के हाकरीपोरा गांव में मौजूद होने की सूचना मिली थी। सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। रात भर चले ऑपरेशन के बाद तड़के आतंकियों को मार गिराया गया। अबू दुजाना को मारने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा पिछले कुछ महीनों में 12 से अधिक अभियान चलाए गए। दुजाना की मौत के बाद घाटी में आतंकी समर्थकों द्वारा हिंसक प्रदर्शनों की शुरुआत भी हो गई। पुलवामा समेत कश्मीर के विभिन्न हिस्सों श्रीनगर, शोपियां, हंदवाड़ा, अनंतनाग में सुरक्षाबल और आतंकी समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़पों में 40 के करीब लोग घायल हो चुके हैं। पुलवामा में सुरक्षाबलों के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट कर हथियार छीनने के प्रयास के दौरान गोली लगने से फिरदौसा नामक एक युवक की मौत हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने वादी में स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित करने के साथ इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया है। बनिहाल, बारामूला रेल सेवा को भी रोक दिया गया है। 4 मार्च 2003 शीर्षक देना समाचार लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर समाचार का आमुख आपने सफलतापूर्वक लिख लिया है तो शीर्षक देना मुश्किल नहीं होता।
समाचार का शीर्षक बनाते वक्त निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखें। समाचार का शीर्षक देना समाचार लेखन का आय। शीर्षक समाचार के केंद्रीय भाव को व्यक्त करें या मुख्य मुद्दे को सामने रखे। 2. शीर्षक ऐसा हो जो शेष समाचार पढ़ने को उत्सुक करे। 3. शीर्षक में कही गई बात समाचार द्वारा पुष्ट हो। 4. शीर्षक छोटा परंतु स्पष्ट अर्थ देने वाला हो। ऊपर हमने जिस समाचार को तैयार किया है, अब हम उसका शीर्षक आसानी से दे सकते हैं। आतंकी अबू दुजाना का अंत, या लश्कर कमांडर मारा गया। आप कोई अन्य शीर्षक भी सोच सकते हैं। 4.3 4 समाचार का संपादन। समाचार लेखन की प्रक्रिया और समाचार के संपादन की प्रक्रिया लगभग एक सी है। समाचार प्रकाशन से पूर्व संपादकीय विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। कई बार समाचार लेखन और संपादन का कार्य एक साथ ही होता है और कई बार अलग-अलग। एक उदाहरण से इसे समझें। मान लीजिए एक ही समाचार संपादकीय विभाग को किसी एजेंसी और अपने संवाददाता दोनों से प्राप्त हुए। समाचार दंगे के बारे में है। घटना का उल्लेख एक में निम्नलिखित ढंग से किया गया। आज सुबह न शहर में फिर दंगा भड़क उठा। क संप्रदाय की उग्र भीड़ ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराईं। जिन्होंने दुकानें बंद नहीं की उनकी दुकानों को लूट लिया गया या आग लगा दी गई। कुछ लोगों को भीड़ ने पीटा। 7 लोग मारे गए। मरने वालों में 2 का नाम ए और बी है। शहर में आतंक फैल गया है और दंगा भड़काने वालों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि पुलिस के अधीक्षक ने संवाददाता को बताया कि अब तक 100 से अधिक लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में होने का दावा भी किया है, लेकिन शहर की हालत देखकर पुलिस का दावा सच नहीं लगता। अब यही घटना दूसरे ने निम्न रूप में भेजी। आज सुबह न शहर में फिर दंगा भड़क उठा। दंगे के दौरान हुई हिंसा में 7 लोग मारे गए। मरने वालों में 2 स्कूल जा रहे बच्चे भी थे। असामाजिक तत्वों ने शहर में फैली एक अफवाह का फायदा उठाकर बाजार बंद कराने की कोशिश की। इसके लिए लाठी चार्ज भी किया गया। भागती भीड़ ने कुछ दुकानों में आग लगा दी, जिसे दोनों संप्रदायों के लोगों ने तत्काल सक्रियता दिखाकर बुझा दिया। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्त लगा रही है। अब तक पुलिस ने दोनों संप्रदायों के लगभग 100 असामाजिक तत्वों को पकड़ने का दावा किया है। दोपहर के बाद से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। च नामक पार्टी ने जनता से शांति की अपील सबसे पहले की है। कुछ और पार्टियों ने भी ऐसी ही अपीलें जारी की हैं। अब आप दोनों समाचारों की तुलना कीजिए। आप पाएंगे कि दोनों समाचारों में कुछ तथ्य एक से हैं। पहले समाचार में कुछ तथ्य छोड़ दिए गए हैं। इसी तरह समाचार में भी कुछ तथ्य नहीं दिए गए हैं, लेकिन उसने कुछ और सूचनाएं भी दी हैं। पहले समाचार वाले का एक विशेष संप्रदाय के प्रति दृष्टिकोण निष्पक्ष नहीं है। उसकी छाया पूरे समाचार पत्र में दिखाई देती है, जबकि दूसरे समाचार में एक पार्टी को विशेष महत्व दिया गया है, यद्यपि उसका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है। अब आपको उक्त दोनों समाचारों को संपादित करके समाचार बनाना होगा। अगर आपका दृष्टिकोण सांप्रदायिक नहीं है और न ही आप किसी विशेष पार्टी के प्रति अधिक आग्रहशील हैं, तो आप एक निष्पक्ष और सामाजिक हित से प्रेरित तथ्यपरक समाचार बना सकते हैं। संपादित समाचार। 7 अप्रैल न एजेंसी एवं निज संवाददाता। आज सुबह फिर भड़क उठे दंगे में 7 लोग मारे गए। दंगे का कारण शहर में फैली अफवाह थी। दंगाग्रस्त इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है।
आज सुबह शहर में फैली एक अफवाह के कारण अचानक दंगा भड़क उठा। दंगे में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 2 बच्चे भी थे जो स्कूल जा रहे थे। दंगाइयों ने बाजार बंद कराने की कोशिश की। पुलिस ने उत्तेजित दंगाइयों पर लाठी चार्ज किया, जिससे दंगाई भाग खड़े हुए। भागते हुए दंगाइयों ने कुछ दुकानों को आग लगा दी, जिसे वहां उपस्थित दोनों संप्रदायों के लोगों ने तत्काल बुझा दिया। शहर के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में अनिश्चितकाल का कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां उन क्षेत्रों में तैनात कर दी गई हैं। असामाजिक तत्वों की धरपकड़ जारी है। अब तक 100 लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक ने स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है। दंगाग्रस्त क्षेत्रों से दोपहर के बाद से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। इस संपादित समाचार में तथ्यों की पूरी रक्षा की गई है। किसी संप्रदाय को लांछित नहीं किया गया है और न ही किसी के प्रति द्वेष व्यक्त हुआ है। 2 बच्चों के मरने की खबर से दंगे के अमानुषिक पहलू को उजागर किया गया है। वहीं दोनों संप्रदाय के लोगों द्वारा आग बुझाने की सम्मिलित कोशिश का समाचार देकर लोगों के मानवीय सद्भाव को रेखांकित किया गया है। समाचार का संपादन करते हुए इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। समाचार के संपादन में तथ्यों की रक्षा की जानी चाहिए। 2. समाचार को संक्षिप्त बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। 3. समाचार में निहित मानवीय पहलुओं को अवश्य उजागर करना चाहिए। 4. गैर जरूरी, दुराग्रही और समाज विरोधी बातों को निकाल देना चाहिए। भाषा को संतुलित, दिलचस्प और हृदयग्राही बनाना चाहिए। समाचार का उचित शीर्षक देना भी संपादक का कार्य होता है। आप उपर्युक्त समाचार का शीर्षक स्वयं सोचिए। संपादकीय दृष्टिकोण। समाचार के संपादन में पत्र की नीति और दृष्टिकोण का बड़ा हाथ होता है। एक ही समाचार अलग-अलग पत्रों में अपनी नीति, दृष्टिकोण और आवश्यकता के कारण अलग-अलग रूप धारण करके सामने आते हैं। भिन्नता का एक कारण तो संपादन की स्वतंत्र प्रक्रिया ही है। हम नीचे 2 अलग-अलग पत्रों में छपे एक ही समाचार के 2 नमूने दे रहे हैं। मामला राज्यपाल के हाथ में। NTR, हैदराबाद, 26 नवंबर। एजेंसियां। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमुरी तारक रामराव ने आज साफ किया कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित फाइल राज्यपाल श्रीमती कुमुदबेन जोशी के पास है। इसके पहले राज्यपाल ने खंडन किया था कि मुख्यमंत्री का यह कहना गलत है कि फाइल राज्यपाल के पास है। श्री रामराव ने राजभवन के इस संबंध में जारी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में पत्रकारों को बताया कि उन्होंने कल केवल यह कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला अब राज्यपाल के हाथ में है, न कि फाइल उनके पास है। मुख्यमंत्री नेल्लोर और कुर्नूल के दौरे से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीमती जोशी को दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश RN अग्रवाल को राज्य का लोकायुक्त बनाने के बारे में अपनी अंतिम राय देनी है, इसीलिए मामला अब उनके हाथ में है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल श्रीमती जोशी ने और सफाई मांगते हुए फाइल 22 नवंबर को ही लौटा दी थी। इस समय फाइल सरकार के पास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विवाद को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी दोहराया कि लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला अब भी राज्यपाल के हाथ में है। फाइल अभी मुख्यमंत्री के पास ही है। हैदराबाद, 26 नवंबर। यून्यू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री NT रामाराव ने आज यहां बताया कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि लोक आयुक्त पद पर नियुक्ति से संबंधित फाइल राज्यपाल श्रीमती कुमुदबेन जोशी के पास विचाराधीन है। श्री रामाराव राजभवन से जारी एक बयान का खंडन कर रहे थे।
राजभवन के प्रवक्ता ने कहा था कि उक्त फाइल राजभवन से मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजी गई है, जबकि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पत्रकारों को अनौपचारिक बातचीत में यही बताया था कि फाइल राज्यपाल के पास विचाराधीन है। 1 श्री रामाराव ने आज नेल्लौर और कुर्नूल से लौटकर बताया कि मैंने कल पत्रकारों से कहा था कि अब गेंद श्रीमती कुमुदबेन जोशी के पाले में है। मैंने फाइल की बात नहीं कही थी। और सच यही है कि गेंद अब भी उन्हीं के पास है, क्योंकि उन्होंने अभी लोक आयुक्त के पद पर न्यायमूर्ति आर.एन. अग्रवाल की नियुक्ति की अंतिम स्वीकृति नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उक्त फाइल 22 नवंबर को राजभवन से लौटाई गई थी। राज्यपाल चंद मुद्दों का स्पष्टीकरण चाहती थी। फाइल अभी सरकार के पास है। यह पूछे जाने पर कि फाइल राजभवन कब भिजवाएंगे, श्री रामाराव ने कहा कि यह इतना आसान नहीं है। वह जब भी तैयार हो जाएगी, उसे तुरंत राजभवन भिजवा दिया जाएगा। हम बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। इस मामले में महाधिवक्ता से भी सलाह ली जा रही है। अगर आप दोनों समाचारों को ध्यान से पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि एक ही स्रोत से में सहानुभूति मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त हो रही है, जबकि दूसरे समाचार में मुख्यमंत्री के प्रति सहानुभूति नहीं, बल्कि कुछ सीमा तक उन्हें दोषी बताया गया है। तथ्य दोनों समाचारों में एक ही हैं। जाहिर है, समाचार के ये दोनों रूप पत्र की दृष्टि और नीति के कारण इस रूप में हमारे सामने आए हैं। संपादन में पत्र की यह दृष्टि और नीति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसका संबंध समाचार पत्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है। सरकारी इराकी समाचार एजेंसी ने बताया कि युद्धविराम लागू होने के 3 घंटे के बाद ही ईरानी सेना ने मध्य मोर्चे पर एक इराकी सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी। पर बगदाद में संयुक्त राष्ट्र की ओर से तैनात अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इराक का कहना है कि ईरान खाड़ी से गुजर रहे उसके एक जहाज को परेशान कर युद्धविराम का उल्लंघन किया। यह जहाज इराक ने ईरान के इरादों की टोह लेने के लिए भेजा था। ईरान ने कहा है कि शांति कायम होने तक युद्ध सामग्रियां लेकर इराक जाने वाले जहाज़ों की उसकी नौसेना जांच करेगी। बगदाद ने युद्ध विराम को कारगर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 35 सदस्यीय सैनिक पर्यवेक्षक दल के पास तेहरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इराक के विदेश मंत्री तारिक अजीज ने यूगोस्लाविया के मेजर जनरल स्लास्को जोविक से कहा है कि अगर ईरान ने उनके जहाज़ों के आने जाने में दखल दी तो वे चुप नहीं बैठेंगे और जमकर प्रतिरोध करेंगे। 3 दिनांक 13, 14 एवं 15 दिसंबर को चुनाव प्रणाली में सुधारों को लेकर विभिन्न समाचार प्रकाशित हुए। हम आपको 13 एवं 14 दिसंबर को प्रकाशित समाचारों के आमुख दे रहे हैं एवं 14 को ही समाचार पत्रों में प्राप्त सूचनाएं भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके आधार पर आप 15 दिसंबर को प्रकाशित होने वाला समाचार बनाइए। समाचारों में शीर्षक एवं आमुख भी लिखिए और समाचार की निरंतरता को व्यक्त करने वाले अंश को रेखांकित कीजिए। 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। सरकार चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधार करने के लिए 1-2 दिन में संसद में विधेयक पेश करने वाली है। इस विधेयक में मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 करने का प्रस्ताव है। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के उपयोग सहित कई अन्य सुधारों का प्रस्ताव भी किया गया है। आज लोकसभा में कानून मंत्री बी. शंकरानंद ने चुनाव प्रणाली में व्यापक सुधारों के संबंध में 2 विधेयक पेश किए। पहला विधेयक मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के संबंध में है। यह विधेयक संविधान में 62वें संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा विधेयक जनप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 1951 की एक धारा में परिवर्तन करने के संबंध में है। इसमें चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के उपयोग करने का प्रस्ताव है।
इसी विधेयक में उम्मीदवारों की अयोग्यता को और अधिक स्पष्ट किया गया है। अब सती प्रथा का समर्थन करने वाले, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले, दहेज अपराधी, रिश्वत और जमाखोरों के अपराधियों को भी शामिल किया गया है। सूचनाएं आए विधेयकों पर लोकसभा में 7 घंटे की बहस। 2. सभी पक्षों द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष करने का स्वागत। बहस में 2 मंत्रियों सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2 दर्जन से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया। 3. जन प्रतिनिधित्व कानून की 16 धाराओं में 95 संशोधन दोनों पक्ष के सदस्यों द्वारा रखे गए। 4. बहस अधूरी रही। 4. समाचार की भाषा। अब तक आपने इस इकाई में समाचार लेखन की पद्धति के बारे में पढ़ा है। ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये तभी सार्थक हैं जब हमारी भाषा उनके अनुकूल हो। हमने आपको बताया था कि समाचार की भाषा सरल और आसानी से समझ में आ सकने वाली होनी चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? अब हम इसी प्रश्न पर विचार करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अलग-अलग विषयों से संबंधित समाचारों की भाषा किस तरह की होती है। क्या समाचारों के कुछ पारिभाषिक शब्द भी होते हैं? अगर हाँ, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ भी जानेंगे। 4 अप्रैल 2001 समाचार की भाषा कैसी हो? समाचार लिखना आरंभ करने से पहले हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह याद रहना चाहिए कि समाचार पढ़ने वाले बहुत से लोगों का भाषा ज्ञान मामूली सा हो सकता है। अगर आपने कठिन भाषा लिखी तो वे आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। समाचार पढ़ते हुए पाठक बहुत सजग हो यह भी आवश्यक नहीं है। हो सकता है उसे दफ्तर जाने की जल्दी हो, गृहिणी को घर का काम करना हो, बस या रेल में बैठकर शोर शराबे के बीच अखबार पढ़ा जा रहा हो। ऐसी सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर आपको समाचार की भाषा लिखनी है ताकि पाठक समाचार में कही गई बात को पढ़ते ही समझ जाए। इसके लिए समाचार की भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं लाना आवश्यक है। उतनी ही बातें लिखिए जो आवश्यक हों। 2. छोटे छोटे पैरा बनाइए। 3. छोटे और सरल वाक्य बनाइए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचिए। 4. बोलचाल की भाषा का प्रयोग कीजिए। उन्हीं शब्दों का प्रयोग कीजिए जो आम जनता में प्रचलित हों। कठिन और व्याख्या की आवश्यकता वाले शब्दों से बचिए। 6. कठिन पारिभाषिक शब्दों से बचिए लेकिन समाचारों में आमतौर पर व्यवहार में आने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य करें जो किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए उपयुक्त हों। 7. ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो पाठकों का हृदय स्पर्श करें। 8. अगर किसी घटना की विस्तृत रपट लिख रहे हों तो उसे ऐसी भाषा में बांधिए जिससे सारा घटनाचक्र दृश्य रूप में उपस्थित हो जाए और लोगों के हृदय को छुए। 9. भाषा में हल्कापन या अश्लीलता नहीं होनी चाहिए तथा किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए अपमानजनक न हो। किस स्माइली भाषा हिंदी की प्रकृति के अनुकूल हो। अगर अनुवाद भी किया गया है तो भी अनुवाद की भाषा को हिंदी के रूप में ढालिए। ये कुछ बातें हैं, अगर इनको ध्यान में रखा जाए तो समाचार की भाषा सभी के लिए ग्राह्य बन सकती है। अब हम समाचारों के कुछ नमूनों द्वारा भाषा की विशेषताओं को पहचानेंगे। नीचे हम एक समाचार की भाषा के 2 नमूने पेश कर रहे हैं। आप भाषा के अंतर को स्वयं पहचान सकते हैं। 83 वर्षीय हिंदी के मूर्धन्य विद्वान और राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री गंगाशरण सिंह जो अपने पीछे वृद्ध पत्नी और विवाहित पुत्री का शोक संतप्त परिवार छोड़ गए हैं, का आज अपराह्न यहाँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव देह को कल प्रातः 9 बजे के लगभग एक विशेष विमान द्वारा पटना ले जाए जाने से पहले रात्रिपर्यंत बिहार भवन में आम जनता के दर्शनार्थ रखा गया है। अब उक्त समाचार का एक और नमूना देखिए।
हिंदी के मूर्धन्य विद्वान और राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्री गंगाशरण सिंह का आज अपराह्न बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। उनके शोक संतप्त परिवार में वृद्ध पत्नी और विवाहिता पुत्री का परिवार है। उनका शव आम जनता के दर्शन के लिए रात भर बिहार भवन में रखा गया है। सुबह लगभग 9 बजे एक विशेष विमान द्वारा उनके पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा। यह दूसरा नमूना पहले की तुलना में सरल है और इसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। यद्यपि इसमें भी कुछ कठिन शब्द जैसे मूर्धन्य, अपराह्न, निधन, पार्थिव को बदला जा सकता था तथा कुछ वाक्य सरल बनाए जा सकते थे। एक समाचार का यह रूप 20 अगस्त 1998 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। अपने हाथ में लेना, पूंजी लगाना, घाटा उठाना, न कि अधिग्रहण करना, न कि पूंजी निवेश करना, न कि हानि सहन करना, मुनाफा कमाना, अफसोस है, साफ बातें कहना, अमल में लाना, न कि लाभ अर्जित करना, न कि दुख का विषय है, न कि स्पष्टोक्ति करना, न कि क्रियान्वित करना। लेकिन कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है जो पारिभाषिक होते हैं। आम तौर पर आम पाठक भी अधिक इस्तेमाल किए जाने के कारण उनसे परिचित हो जाते हैं और उनका अर्थ समझ लेते हैं, जैसे आधुनिकीकरण, उपभोक्ता, ट्रेड यूनियन, उत्पादकता, औद्योगिक क्षेत्र, निर्गुट आंदोलन, आयात, निर्यात, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि। समाचार लिखते हुए इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। 4.4 दो विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा। समाचार पत्रों में सार्वजनिक दिलचस्पी और महत्व की प्रायः सभी तरह की खबरें प्रकाशित होती हैं। इनका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका समाचार पत्रों में विशेष स्थान होता है, जैसे राजनीतिक घटनाएं, अपराध, खेल समाचार, अर्थ और वाणिज्य संबंधी खबरें, मौसम का हाल, सांस्कृतिक समाचार, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समाचारों में लोग दिलचस्पी लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के समाचारों में अलग अलग तरह की भाषा प्रयुक्त होती है। जैसे आम दिलचस्पी की खबरों की भाषा की शब्दावली बोलचाल की भाषा के नज़दीक होती है, उसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। लेकिन खेलकूद, वाणिज्य या कला और संस्कृति के क्षेत्र के समाचारों के लेखन के लिए उन विशिष्ट क्षेत्रों की पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। उदाहरण के लिए आपको वाणिज्य संबंधी खबरों का लेखन करना है तो आपको उसकी विशिष्ट पदावली से भी परिचित होना होगा। चांदी उछली, सोना टूटा, दलहन मजबूत, तेल मूंगफली लुढ़का। आप इन पदों का सही प्रयोग तभी कर सकेंगे जब आप स्वयं इनका सही अर्थ जानेंगे। इसी तरह अगर क्रिकेट के खेल का समाचार लिखना है तो आपको रन, विकेट, मिड-इन, पारी, धीमा विकेट, कैच, एलबीडब्ल्यू, फील्डिंग, सिली पॉइंट, बैकफुट, स्टंप, स्लिप, गली आदि शब्दों का अर्थ समझना होगा। अगर आप खेलों के तकनीकी पक्ष को नहीं समझते तो आप उसका समाचार नहीं लिख सकेंगे। यही कारण है कि प्रायः सभी समाचार पत्र विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष संवाददाता नियुक्त करते हैं, जो उन क्षेत्रों के तकनीकी पक्ष और शब्दावली दोनों में पारंगत होते हैं। इन विशिष्ट क्षेत्रों के समाचार की भाषा भी सरल और संप्रेष्य हो। यह ध्यान रखें कि आपका समाचार विशेषज्ञ और विद्वान ही नहीं पढ़े, इसलिए ऐसे पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल करें जो समाचार पत्रों में आम तौर पर प्रयुक्त होते हैं और जिनसे आम पाठक भी परिचित हैं। हम नीचे कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ दे रहे हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर आर्थिक और वाणिज्यिक समाचारों में होता है। खपता बाजार में जो माल बिकता है उसे खपत कहते हैं। आमद या आव का उत्पादन केंद्रों से मंडियों में
बिक्री के लिए जो माल आता है उसे आमद या आवक कहते हैं। मजबूती। जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो तो उसके लिए मजबूती या दृढ़ता लिखा जाता है। नरमी है। जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में गिरावट जारी हो तो उसे नरमी कहते हैं। उछाला। जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में अचानक वृद्धि हो तो उसे भावों में उछाल या उछला कहते हैं। लुढ़कना है। जब बाजार में किसी वस्तु की कीमतों में अचानक गिरावट हो तो उसे भावों में लुढ़कना या टूटना कहते हैं। मंदी। जब बाजार में भाव असाधारण ढंग से गिरते हैं तब मंदी शब्द का प्रयोग होता है। खामोशी है। जब बाजार में कोई हलचल नहीं हो तब खामोशी या शांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई तरह के शब्द हो सकते हैं जिनकी जानकारी से आपको समाचारों को लिखने और समझने में मदद मिलेगी। आप स्वयं समाचारों को ध्यान से पढ़िए और उनके शब्दों पर गौर कीजिए। आपको मालूम होगा कि समाचार पत्रों में कुछ खास तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। उन्हें आप समझने का प्रयास कीजिए। 4. 5 संपादकीय लेखन। हिंदी में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। दिल्ली से ही नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी आदि राष्ट्रीय समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इनके अतिरिक्त अलग अलग राज्यों से निकलने वाले समाचार पत्रों की संख्या भी काफी ज्यादा है। इतने समाचार पत्रों के बीच में से हम जब कोई एक समाचार पत्र अपने पढ़ने के लिए चुनते हैं तो उसकी कसौटी क्या होती है? केवल उपलब्धता उसका कारण नहीं होता। नहीं, हम इसे अखबार देने वाले हॉकर पर छोड़ते हैं। हम स्वयं उसे बताते हैं कि अमुक अखबार हमारे यहाँ दिया जाए। ऐसा तय करते हुए हम कई बातों का ध्यान रखते हैं। इनमें से एक कारण अखबार का दृष्टिकोण भी होता है। हम प्रायः उसी अखबार को पढ़ना पसंद करते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाता हो या कम से कम जो हमारे विचारों का नितांत विरोधी न हो। हम उस अखबार को भी पसंद कर सकते हैं जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व विचारों को प्रस्तुत किया जाता हो। इतना तय है कि हम समाचार पत्र के दृष्टिकोण को अवश्य ध्यान में रखते हैं। समाचार पत्र का दृष्टिकोण मुखर होकर संपादकीय टिप्पणियों में आता है। सामयिक घटनाओं और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर प्रायः रोज संपादकीय विभाग की ओर से टिप्पणियां लिखी जाती हैं। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि अमुक विषय या मुद्दे पर इस समाचार पत्र की एक निश्चित राय है। संपादकीय की यह राय जनमत बनाने में कारगर भूमिका निभाती है। आम तौर पर संपादकीय दृष्टिकोण उनके पाठकों के दृष्टिकोण को भी व्यक्त करता है। हम इस बात को इस रूप में कह सकते हैं। समाचार पत्र का दृष्टिकोण उसके पाठकों के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है और पाठकों का दृष्टिकोण, जो पाठकों के पत्रों से या समय समय पर किए जाने वाले सर्वेक्षण से मालूम किया जाता है, पत्र के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। अर्थात दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए समाचार पत्रों की टिप्पणियां किसी न किसी रूप में जनता के ही एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर किसी मामले पर प्रायः सभी प्रमुख समाचार पत्रों की संपादकीय राय एक सी हो तो हम कह सकते हैं कि जनमत भी यही है। इसलिए संपादकीय टिप्पणियों का बड़ा महत्व है। संपादकीय लिखते वक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। समाचार पत्र में छपने वाला प्रत्येक समाचार संपादकीय टिप्पणी के योग्य नहीं होता। समाचार के महत्व को ध्यान में रखकर संपादकीय टिप्पणी के लिए उसका चयन किया जाता है। 2. यह भी आवश्यक नहीं है कि संपादकीय सिर्फ प्रकाशित समाचारों पर ही हो। ऐसे विषय पर भी संपादकीय लिखा जा सकता है जो समाचार न बना हो, जैसे दूरदर्शन का कोई कार्यक्रम या पुस्तक पढ़ने की घटती अभिरुचि आदि। संपादकीय का उद्देश्य अपने पाठकों को उक्त विषय में जागरूक बनाना है। 3.
संपादकीय में समाचार पत्र का दृष्टिकोण अवश्य अभिव्यक्त हो। 4. विभिन्न संपादकीय टिप्पणियों में अंतर्विरोध नजर नहीं आना चाहिए। संपादकीय में अपनी बात ठोस, तार्किक, जनहितकारी और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। 6. संपादकीय लंबा और जटिल नहीं होना चाहिए। लंबे संपादकीय पढ़ना प्रायः लोग पसंद नहीं करते। 7. संपादकीय की भाषा भी सरल और सभी की समझ में आ सकने वाली होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उसमें विचारों को उत्तेजित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब हम एक ही विषय पर लिखे 2 समाचार पत्रों के संपादकीय दे रहे हैं। आप इनमें व्यक्त दृष्टिकोण की भिन्नता और भाषा की विशेषता को स्वयं पहचान सकते हैं। ये दोनों संपादकीय पाकिस्तान के हालात पर हैं। नवंबर 1988 में हुए चुनावों के तत्काल बाद की स्थिति पर इनमें टिप्पणियां की गई है। नवभारत टाइम्स। बेनजीर का विकल्प नहीं। पाकिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति इसहाक खान का यह कहना बेशक संविधान सम्मत है कि उनके पास देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बहुमत से सिर्फ 11 सीट कम है, जिसकी पूर्ति 12 सीटों वाले मुहाजिर कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर हो सकती है। 2 दलों की संयुक्त सरकार। 1 महीने का समय है, लेकिन चुनाव की मिलीजुली के बाद इतनी देरी तो अनिच्छुक लोकतंत्रों में ही लगती है। उनके पास विकल्प शायद ज्यादा नहीं है और कई कारणों से उन्हें बेनजीर भुट्टो को सरकार बनाने के लिए बुलाना पड़ेगा। 92 सीटें जीतकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। उसे किनारे कर 54 सीट लेकर दूसरी जगह पर बैठी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को यह मौका देना उस निरपेक्ष शैली के भी खिलाफ होगा जिसके सहारे इसहाक खान ने पाकिस्तान में तीसरी पार्टी आधारित चुनाव कराया है। निश्चित ही बेनजीर भुट्टो को सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों और कुछ निर्दलियों का सहारा लेना होगा, पर ऐसी संयुक्त सरकार बनाने और चलाने के लिए इस्लामी इत्तेहाद के खिलाफ 2 बड़े तर्क हैं। एक तो उसकी ताकत पीपल्स पार्टी से आधी है, दूसरे वह पहले से ही कई गुटों का गठबंधन है। क्या ढेरों गुट मिलकर पाकिस्तान के पुनर्जात लोकतंत्र को एक स्थिर और कामकाजी सरकार दे पाएंगे? इसके विपरीत बेनजीर का दल अकेले ही पूर्ण सरकार से लाख बेहतर होगी। बेनजीर के पक्ष में यह तर्क भी है कि उनकी पार्टी के नुमाइंदे देश के चारों प्रांतों से जीत कर आए हैं, जबकि नवाज शरीफ ने केवल अपने इत्तेहाद को अपने ही घर पंजाब में पीपीपी की 52 सीटों के मुकाबले सिर्फ 44 सीटें दिलवा पाया, बल्कि देश के दूसरे सबसे बड़े प्रांत सिंध में उनके दल का पूरा सफाया हो गया है। फिर वे कैसे सारे के प्रधानमंत्री कहला पाएंगे? अगर कराची से जीते 12 मुहाजिरों के साथ मिलकर बेनजीर सरकार बनाती है, तो उनके विरुद्ध यह तर्क हो सकता है कि वह तो लगभग अखिल सिंध सरकार होगी। पर बेनजीर के हक में शायद यही सबसे बड़ा तर्क भी हो सकता है। 1970 के आम चुनावों के बाद अखिल बंगाली सरकार बनने के डर से ही शेख मुजीब की अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत के बावजूद सरकार नहीं बनाने दी गई थी। उसका परिणाम 2 साल में ही देश टूटने के रूप में सामने आ गया था। सिंध में भी पंजाबी बहुल केंद्र के खिलाफ गुस्सा कम नहीं है। अगर पीपी मुहाजिर मूवमेंट के संभावित गठबंधन को उसकी अन्य योग्यताओं के बावजूद सरकार नहीं बनाने दी गई तो समय की राख के नीचे दबा सिंधी असंतोष कोई भी रुख अख्तियार कर सकता है और इस जनसत्ता चौराहे पर पाकिस्तान 1970 की स्थिति में लौट रहा है। यदि पीपुल्स पार्टी की नेता बेनजीर भुट्टो को राष्ट्रपति इसहाक खान ने सरकार बनाने का मौका नहीं दिया तो सिंध में निश्चित ही पंजाबी प्रभुत्व की बातें होंगी। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं की पुनरावृत्ति असंभव नहीं है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से बेनजीर भुट्टो और उनकी पीपुल्स पार्टी के हक मारने के अवसर बढ़ गए हैं। चुनाव में पीपुल्स पार्टी सिंध की एक क्षेत्रीय पार्टी के नाते उभरी है।
सिंध में उसे 2/3 बहुमत मिला। मगर पाकिस्तान की राजनीति के निर्धारक और सबसे बड़े प्रांत पंजाब में पीपीपी को सिर्फ 94 सीटें मिली हैं। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को 105 सीटें मिली हैं। दूसरे दलों को 6 और निर्दलियों को 38 सीटें मिली हैं। नेशनल असेंबली के चुनाव में पीपल्स पार्टी को जमहूरी इत्तेहाद से ज्यादा सीटें मिली थी। दोनों चुनावों में पीपल्स पार्टी को विरोधियों की फूट का लाभ हुआ है। पंजाब में हर दल की प्रतिष्ठा दांव पर रही है। सभी प्रमुख राजनैतिक दल पीपल्स पार्टी है। इसके विपरीत सिंध में या तो भुट्टो की पार्टी रही है या पीर पगारों और मोहम्मद खान जुनेजो की मुस्लिम लीग मैदान में रही है। मुहाजिरों का कौमी संगठन वहां हाल में बना है। सिंध के मतदाताओं ने उन नेताओं और दलों का सफाया किया है जो जियाशाही समर्थक रहे हैं। अन्य शब्दों में, जो पंजाबी प्रभुत्व में मददगार रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्यों पंजाब के नेता और इस्लामाबाद का पंजाबी बहुल सेना नौकरशाह मुल्ला गठजोड़ बेनजीर भुट्टो को प्रधानमंत्री बनने देगा? सभी एकजुट। बार मुहाजिर भी साथ हो सकते हैं। फिर 4 प्रांतों वाले पाकिस्तान में पंजाब और सिंध इतने बड़े हैं कि वहां कभी पंजाबी आधिपत्य वाली तो कभी सिंधी आधिपत्य वाली सरकारें बनती ही रहेंगी। फिर घबराना कैसा? हो जाने हैं। सबसे बड़े दल और कट्टरपंथी दलों व जियाशाही समर्थक निर्दलियों की मदद से पंजाब, बलूचिस्तान व उत्तर पूर्वी प्रांत में जमहूरी इत्तेहाद की सरकार बन सकती है। इसका मतलब भुट्टो विरोधियों का एकजुट होना है। यह ध्रुवीकरण राजनैतिक टकराव और क्षेत्रवाद को बढ़ा दे तो आश्चर्य नहीं होगा। इतना तय है कि नेशनल असेंबली के चुनाव में पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े दल के नाते आगे आने से इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों से 11 साल से जुड़े लोग सतर्क हो गए हैं। इनका काम विधानसभा चुनाव नतीजों से आसान हो गया है। बहुत संभव है कि राष्ट्रपति इसहाक खान सरकार के गठन को टालते हुए भुट्टो विरोधियों को नेशनल असेंबली में बहुमत साबित करने का मौका दें। राष्ट्रपति इसहाक खान ने बातचीत के लिए बेनजीर भुट्टो और जमहूरी इत्तेहाद के नेता नवाज शरीफ को न्योता है। बेनजीर अभी तक किसी दल के समर्थन की घोषणा नहीं करा पाई है। जमायत-उलेमा इस्लाम और मुहाजिर कौमी संगठन से संपर्क साधा था। जमायत में ऐसी शर्तें रखी हैं कि जिन पर बेनजीर विचार ही नहीं कर सकती। जमायत ने महिला प्रधानमंत्री को इस्लाम विरोधी बताया है। जमायत की तरह सोचने वाले दल पाकिस्तान में बहुसंख्या में हैं। बेनजीर यदि वामपंथी सांसदों का समर्थन ले तो भी नुकसान होगा। बहुमत भी नहीं बनेगा और विरोधी ज्यादा एकजुट होंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पाकिस्तान का राजनैतिक गड़बड़झाला उलझा है। ऊपर के दोनों संपादकीय पाकिस्तान के चुनावों के बाद की स्थिति पर लिखे गए हैं। वहां की राजनीतिक अनिश्चितता पर लिखी गई इन टिप्पणियों में एक में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सफल होने की आशा दिखाई देती है, जबकि दूसरे में स्थिति में किसी परिवर्तन की संभावना व्यक्त नहीं हुई है। विश्लेषण का यह पहलू दोनों संपादकीय दृष्टिकोणों के अंतर के कारण है। संपादकीय का अंतिम वाक्य संपादक की दृष्टि का निचोड़ हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। उक्त दोनों संपादकीय भाषा की दृष्टि से अच्छे कहे जा सकते हैं। संपादकीय न लंबे हैं, न इनकी भाषा कठिन है। इनमें कही गई बातें भी सभी की समझ में आ सकती है। अगर पाठक अखबार में नियमित रूप से पाकिस्तान संबंधी समाचारों को पढ़ता रहा है तो वह इनमें व्यक्त विचारों को समझ सकता है। 4.6 सारांश। देश विदेश से संबंधित विभिन्न सूचनाओं के स्रोत हैं। अखबार समाचार से हमें तरह-तरह की जानकारियां मिलती हैं, जिनका हमारे राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा असर होता है। इन तथ्यों की जानकारी के बाद आप समाचार पत्रों के महत्व पर प्रकाश डाल सकेंगे। समाचार पत्र विविध समाचारों को कैसे एकत्र करते हैं
और कोई सूचना समाचार कैसे बनती है। इकाई पढ़ने के बाद अब आप इन दोनों पक्षों की व्याख्या कर सकते हैं। समाचार लिखने के लिए उपलब्ध सूचनाओं को व्यवस्थित करना होता है। गैर जरूरी सूचनाओं को हटाना होता है। उनका आमुख और शीर्षक लिखना होता है। आमुख के बाद समाचार का मुख्य कलेवर लिखना होता है। इसी तरह समाचार को संपादित करना होता है। अब आप समाचार लेखन के इन विभिन्न चरणों का वर्णन कर सकते हैं और दिए गए तथ्यों के आधार पर स्वयं समाचार लिख सकते हैं। समाचार लेखन की भाषा सरल एवं बोलचाल की होनी चाहिए। छोटे वाक्यों एवं छोटे-छोटे पैरों में समाचार लिखा जाना चाहिए। इन तथ्यों की जानकारी के बाद अब आप समाचार की भाषा की विशेषताएं बता सकते हैं एवं समाचार पत्र के लिए आदर्श भाषा में समाचार लिख सकते हैं। संपादकीय समाचार पत्र के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। इससे पाठकों को विभिन्न घटनाओं और मुद्दों पर राय बनाने में सहायता मिलती है। आप अब एक अच्छे संपादकीय की विशेषताएं बता सकते हैं और सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जिस पर आपने अध्ययन और चिंतन मनन किया हो। आप स्वयं संपादकीय टिप्पणी लिख सकते हैं।